माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 9 का मोशन चैप्टर का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, देन डिस्टेंस क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने डिस्कस की थी दो क्वांटिटीज़, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। आज मैं इसी में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। आपके सामने एक डेफिनेशन तो आपको दिख ही रही स्क्रीन पे, और आपको एक और डेफिनेशन सिंपल से बता देता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये वाली जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको। इनिशियल पॉइंट, अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूँ इनिशियल पॉइंट की, तो जो इनिशियल पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट होता है स्टूडेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और एक मुझे डिस्कस करना है फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं मान लो इस पॉइंट से लेके ट्रेवल करता हूँ और मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो ये मेरा ए पॉइंट नाम दिया मैंने इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम बी दिया। तो मैंने स्टार्ट ए पॉइंट से किया, तो ये मेरा कहलाता है इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जो आपको दिख रहा होगा इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एंड करी, तो हम जहाँ पे जर्नी को एंड करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। जहाँ पे हम जर्नी को एंड करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में इनिशियल पॉइंट ढूंढोगे, फाइनल पॉइंट ढूंढोगे, उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे, और वो जो स्ट्रेट लाइन का जो भी मेजरमेंट होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर होगा आपको, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट रूट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक गिवन डायरेक्शन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन डायरेक्शन, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम ट्रेवल करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मैं ए से लेके यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और बी से सी पॉइंट तक गया, तो ए से बी अभी मेरी कोई डायरेक्शन ये वाली थी फॉर एग्जांपल, और बी से सी ये डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मैं ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और सी मेरा हो गया फाइनल पॉइंट स्टूडेंट्स। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं ए को ज्वाइन कर दूंगा सी से, तो अब देख रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने ज्वाइन किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो ए से लेके सी, अब ये ए से सी का पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता यही है, सबसे छोटा रास्ता यही है। और दूसरा रास्ता था ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, तो ये छोटा रास्ता नहीं है। तो ए से सी का सबसे छोटा रास्ता यही है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और जब भी डायरेक्शन की बात हो जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि ये जो लेंथ होगा इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी डायरेक्शन के साथ, तो वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट होता है सबसे छोटा रास्ता जो भी कोई बॉडी ट्रेवल करेगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और दूसरा याद रखना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी है, ए और सी के बीच में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कुछ नोट करके आपको पॉइंट्स लिखना है। तो जैसे मैंने कहा, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एस से, डिस्टेंस को भी आप एस से रिप्रेजेंट करते हो और डिस्प्लेसमेंट को भी आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं सबसे छोटा रूट वो होता है डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ था इट कैन बी ज़ीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जबकि आपने देखा था मेरा फर्स्ट वीडियो में डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब इन्होंने बोला है कैसे, वेन एवर बॉडी स्टार्ट्स
फ्रॉम वन पॉइंट एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूँ सर्कल। अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ करा है। अब मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, और मैं यहाँ से ऐसे मूव करते हुए इस डायरेक्शन में मूव करते हुए मैं इधर से वापस ए पॉइंट पे आ गया। अब आप बच्चों यहाँ बोल सकते हो कि ए पॉइंट ही इनिशियल पॉइंट है और ए ही पॉइंट फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे हैं तो उनके बीच में कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वही लिखा हुआ है, अगर बॉडी स्टार्ट करती है एक पॉइंट से, फ्रॉम वन पॉइंट, और रिटर्न होके उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा स्टूडेंट, ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ है स्टूडेंट्स। आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और, आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्थ पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम नोट करते हैं स्मॉल m से, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, और ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है, इट कैन बी ज़ीरो। और इसका एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और वापस उसी पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ कुछ पाथ ट्रेवल करके, और जब भी मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो मैं अब उसको डिस्कस करना स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया मैंने स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसने बोला है कि इस स्क्वायर की साइड 10 मीटर, मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दूँ सी, और इसको नाम दे दूँ डी, तो उसने बोला ये 10 मीटर है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों साइड, मतलब ए भी 10 मीटर है, बी सी 10 मीटर है, सी डी 10 मीटर और डी ए 10 मीटर है। ये डी पॉइंट हो गया आपका, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब उसमें कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉलोइंग केस, मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन फॉलोइंग केसेस। पहला है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब वो ए से सिर्फ कहाँ तक गया है स्टूडेंट्स, बी तक गया है, ए से बी तक गया है। अब मैं से बोल सकता हूँ ए से बी तक अगर वो गया हुआ है तो आई थिंक उसने ए से लेके बी में सिर्फ यही वाली लेंथ कवर करी है स्टूडेंट्स। ये जो आपको लेंथ दिख रही है, जो मैं हाईलाइट करता हूँ दिखा रहा हूँ आपको, यही वाली लेंथ कवर करी है। अब इस केस में वी कैन से दैट डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर होगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है, पहले इनिशियल पॉइंट ढूंढेंगे। ए से बी में ए क्या हो गया मेरा, इनिशियल पॉइंट, बी मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। और पहले से इनके बीच स्ट्रेट लाइन बनी है, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है उसका मेजरमेंट कितना है, 10 ही है। तो मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। मतलब अब यहाँ से इस वाले न्यूमेरिकल के पार्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है स्टूडेंट। इसका आंसर आपको क्लियर हो गया, डिस्टेंस 10 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस मेरा आया है 10 मीटर, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो भी मेरा कितना आया स्टूडेंट्स, 10 मीटर आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। अब इस वाले क्वेश्चन के इस पार्ट से मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि वो क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देखिएगा वो क्या चीज़ है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट लाइन में
कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जैसे ए से बी ट्रैवल कर रही है, ए से बी ट्रैवल कर रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो आप देखते हैं, जो बॉक्स बना हुआ होता है, ब्लू इंक से लिखे होते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे पूछा गया है कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। तो उसका आंसर होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, ऑब्जेक्ट और बॉडी एक ही चीज़ है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब अगर वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो हमेशा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखा था, ए से बी गया था तो स्ट्रेट लाइन थी, तो उसका डिस्टेंस भी 10 आया था, डिस्प्लेसमेंट भी 10 आया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी का एक और पार्ट, जैसे फ्रॉम ए टू सी। अब उसने बोला कि ए टू सी में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टूडेंट्स। अब इसको हम देखते हैं फ्रॉम ए टू सी में क्या चीज़ होने वाली है। अब आपको ए पॉइंट दिख रहा है और सी पॉइंट फिगर में दिख रहा है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो ए से सी है, हमने माना वो ए से पहले बी गया होगा और बी से फिर सी गया होगा। जैसे इसमें मेंशन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ए से डी गया होगा, डी से सी गया होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स। तो हमने मान लिया ए से पहले बी गया है, बी से सी गया है। अब स्टूडेंट्स ए से बी गया है, बी से सी गया है, तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो बहुत ईजी निकल जाएगा। जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, एस को मैंने डिनोट कर दिया डिस्टेंस, तो वो पहले ए से बी गया था तो मैंने ए बी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे प्लस और फिर वो गया था बी सी, तो ए बी प्लस बी सी लिखा है स्टूडेंट्स। अब ए बी था 10 और बी सी भी था 10, तो 10 + 10 हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 20 मीटर। और यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स, 20 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस उसका आ गया है 20 मीटर। ए से बी गया है, बी से सी गया है, 10 + 10 होगा 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आई थिंक क्लियर हो गया, ईजी है ये वाला पार्ट। तो अब हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपसे बोला है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा निकालने के लिए आपको पहले इनिशियल पॉइंट ढूंढना है और फाइनल पॉइंट ढूंढना है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरा इनिशियल पॉइंट ए है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के पार्ट में ए, और फाइनल पॉइंट मेरा क्या है, सी है, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। ये मैंने हाईलाइट कर दिए 2 डॉट्स, इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट सी हो गया। इसको आप ज्वाइन कर दोगे कि स्ट्रेट लाइन से, ये मैंने स्ट्रेट लाइन से, तो ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, ए से सी। मतलब इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा ए सी, मतलब मुझे ए सी निकालना है। अब स्टूडेंट्स ए सी निकालने के लिए आप ध्यान से देखो फिगर में कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये, और एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर होगा। एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनिस है, नीचे होता है बेस और ये आपका होता है परपेंडिकुलर। तो ये हमें पता है, अगर परपेंडिकुलर हमें पता है, और परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं इस वाले फिगर में आपको दिया हुआ है, ए बी सी फिगर में आप इस वाले फिगर में आप देखोगे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाले ट्राइंगल, तो इस फिगर में आपको देखोगे आप ध्यान से, तो आपको ए बी दिया है और बी सी दिया है और आपको ये पता करना है। तो मुझे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनिस, तो इनमें एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको 10 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, बेस आपको 10 दिया है तो आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, और 10 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 100, अगेन 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 + 100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200। पर ये हाइपोटेनिस का स्क्वायर आया है स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भी, ये हाइपोटेनिस का स्क्वायर 200 आया है हमारा, पर हमें सिर्फ चाहिए हाइपोटेनिस, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 200। अब 200 का स्क्वायर रूट निकालना हम लोग को आता है। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स अब मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ तक आपको स्टेप क्लियर हो गई है। हाइपोटेनस को कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 200 निकाल रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेनस का निकालना है, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 200 को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपने 200, तो 2 के टेल में कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स आएगा। फिर 100 कितने, 2 5 से 10, 50 टाइम्स आएगा। फिर ये आएगा स्टूडेंट्स 25 टाइम्स, और फिर ये आएगा स्टूडेंट्स 5 5 से 25, और ये हो जाएगा आपका 5 1 से 5। ये सिंपल सा मैंने एलसीएम लिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर आप जब लिखोगे हाइपोटेनस के स्क्वायर रूट में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में जाएगा 5 इंटू 5। अब हमें पता है इसमें पेयर निकालना, तो एक पेयर ये बना हुआ है, एक पेयर ये बना है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, और बचेगा सिर्फ अंडर रूट में 2, और 2 5 सा होता है 10, और ये हो जाएगा आपका 10√2 मीटर। तो ये मेरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वाले पार्ट में डिस्टेंस था 20 मीटर, ए से बी और बी से सी जब हमने ऐड किया था तो डिस्टेंस आया था 20 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10√2 मीटर, क्योंकि इस बार पाथ अलग अलग है। मतलब उसने देखा था आपने ए से बी गया था और बी से सी गया था, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ए से सी निकाला था हमने, तो इसलिए आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है। जबकि अगर स्ट्रेट लाइन में ही होगा और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम ही होता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब इसका थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको खुद ट्राई करना है, आपसे बन जाएगा कि ABCD में क्या होगा। स्क्वायर आपको मैंने बना दिया था, तो आपको ये निकालना है कि अगर ए से वो बी जाएगा, इसका मतलब है ए से पहले बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी और फिर डी से ए जाएगा। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और मेरे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करना है कि आपका क्या आंसर आया था स्टूडेंट, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट्स, उसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ कंप्लीट सर्कल। मतलब एक जो बॉडी है वो एक कंप्लीट सर्कल में मूव कर रही है, तो उसने बोला है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो पहले तो मैं एक कंप्लीट सर्कल बना लेता हूँ। ये कंप्लीट सर्कल बन गया स्टूडेंट्स। अब इस कंप्लीट सर्कल के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे। अब देखिए इसको, अगर मैं इसको बोलूँ ये इसका क्या है, सेंटर है स्टूडेंट्स, और ये इसकी क्या होती है, रेडियस। अभी मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सर्कल से रिलेटेड आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ये हो गया सेंटर, और सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, ये बाउंड्री पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब आपको ध्यान होगा सर्कल की इस बाउंड्री को एक नाम दिया जाता है सर्कमफेरेंस। आप इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं मैथ्स में। ये आपको क्लियर हो गया, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसका एक नाम और होता है, इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री होती है। अब मान लीजिए इस सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर, मतलब ये पेरीमीटर मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये मैं ऐसे घूमता हुआ यूँ आऊँगा इस टाइप से, और ये इस टाइप से इस बाउंड्री पे मूव करूँगा स्टूडेंट्स, ये बाउंड्री पे मूव करूँगा। तो इस बाउंड्री की एक लेंथ होती है, और उस लेंथ का फॉर्मूला जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस बाउंड्री की लेंथ ही मेजर करनी है हमको, उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं या फिर आप पेरीमीटर बोलते हो। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है और ये आपकी रेडियस हो गई। तो सर्कमफेरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है 2πr होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स होता है 2πr। अब पाई की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, दैट इज 22/7। 22/7 भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम इसको एक चीज़ और ले सकते हैं, दैट इज़ 3.14। ये हमें न्यूमेरिकल देख कर समझ में आएगा हमें ये कौन सी डिस्टेंस लेनी है, 22/7 लेने की 3.14 लेनी है। अब मैं अपने न्यूमेरिकल पे आता हूँ स्टूडेंट्स, ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसने बोला है कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है कंप्लीट सर्कल में।
तो अगर मैंने बोला है कि मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, मैं वो फिर से डायग्राम बना देता हूँ। अगर मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, वापस मैं ए पॉइंट पे आऊँगा ऐसे घूमते हुए, ये मैं ए पॉइंट पे वापस आ गया स्टूडेंट्स। अब ए पॉइंट पे वापस आए तो मतलब मैंने ये वाली लेंथ कवर करी है, और ये लेंथ कवर करी है तो ये लेंथ होती है सर्कल की सर्कमफेरेंस, ये वाली लेंथ मैंने कवर करी है स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज़ 2πr। क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया है तो हमको इसी फॉर्म में इसको छोड़ना रहेगा कि डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2πr। अब स्टूडेंट्स बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। अब आप मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट इसमें क्या था, मेरा ए था, और फाइनल पॉइंट भी क्या था, ए। और अभी हम डिस्कस करके आए डिस्प्लेसमेंट पे कि जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं पे एंड कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 0 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है न्यूमेरिकल, मैंने वहीं से लिया हुआ है। और इस न्यूमेरिकल को हमेशा स्कूल के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये आपके जब भी स्कूल्स ओपन होते हैं आफ्टर दिस पैंडमिक सिचुएशन जो भी है चल रही है, उसका जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे, जो भी आपका पहले टेस्ट होता है स्कूल में, और मोशन चैप्टर में से हर टीचर का ये फेवरेट न्यूमेरिकल होता है, ये हमेशा पूछते हैं। तो इसे बोला फार्मर मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। बहुत ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है, एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है, एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है, और उस स्क्वायर फील्ड की साइड दी है 10 मीटर। अगर मान के चलता हूँ मैं, ये वो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, मैं स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप, ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसने बोला स्क्वायर की साइड है 10 मीटर। हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया था फर्स्ट वाला, उसमें सिर्फ साइड दी थी, कोई टाइम का रोल नहीं था। अब इसने टाइम भी बोल दिया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया डी। अब उसने बोला ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी भी 10 मीटर है, बी सी 10 मीटर है, सी डी 10 मीटर है, और ए डी भी 10 मीटर है। उसने बोला ये पूरा, अगर वो ए से स्टार्ट करता है तो वापस ए पे आता है तो उसको टोटल टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। ये आप ध्यान रखिएगा कि उसने एक बाउंड्री स्क्वायर फील्ड को वो उस पर चलता है तो बोलता है 40 सेकेंड लगते हैं, उसको 40 सेकेंड्स। मतलब अगर वो ए से चलेगा तो ए से बी में, बी से सी में, सी से डी और डी से ए जैसे ही आएगा वो, तो टोटल टाइम उसको आएगा 40 सेकेंड्स। अगर मैं इसको बात करता हूँ यार 40 सेकेंड कैसे डिवाइडेड होगा, तो हम मान के लेंगे वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब ना ज़्यादा तेज चल रहा है ना ज़्यादा धीरे चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है। इसके बाद हम लोग स्पीड भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, मतलब वो सिंपल जैसे हम चलते हैं वैसे ही चल रहा है। तो अब बताइए उसने टोटल डिस्टेंस 40 सेकंड में कवर किया है, तो मैं बोल सकता हूँ ए से बी उसने 10 सेकंड में कवर किया होगा, फिर बी से सी अगले 10 सेकंड में कवर किया होगा, फिर सी से डी अगले 10 सेकंड में, फिर डी से अगले 10 सेकंड्स में। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 + 10 + 10 + 10 दैट इज 40 सेकेंड्स। मतलब 10 ए से बी का 10 लेंगे, फिर बी से सी का 10 सेकेंड्स, फिर सी से डी का 10 सेकेंड्स, फिर डी से ए का 10 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम हो गया 40 सेकेंड्स। तो उसने ये 40 सेकेंड्स जो होंगे पूरी उसने बाउंड्री अपने स्क्वायर फील्ड की कवर कर ली। अब उसने बोला व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds। स्टूडेंट्स ने पूछा है कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब हम जानना चाहते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया शॉर्टेस्ट। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो टाइम दिया है उसने अलग टाइप से दिया हुआ है, 2 minutes 20 seconds। ना उसने 20 सेकेंड बोला, ना उसने सिर्फ 2 मिनट बोला, उसने बोले 2 minutes 20 seconds। तो या तो मैं पूरा टाइम मिनट में कन्वर्ट कर लूँ या पूरा टाइम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूँ। पर क्वेश्चन में हमको टाइम सेकंड के फॉर्म में दिया है तो हमको इसको सेकंड्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2 minutes 20 seconds बहुत ईजी होता है स्टूडेंट्स। अगर बात करूँ ये 2 minutes है और 20 seconds है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 minute
और 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स तो ऑलरेडी हैं 20, बस मुझे 2 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स में हो जाएंगे 120 सेकेंड्स, और ऑलरेडी 20 सेकेंड्स और वो ट्रेवल करें, तो टोटल सेकेंड्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 140 सेकेंड्स। अब मुझे ये देखना है कि 140 सेकेंड्स के बाद कहाँ होगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। मैंने 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट कर लिया है? सिंपली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया 140 सेकेंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल को कैलकुलेट हम तभी कर सकते हैं जब इनमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता हो। तो इनिशियल पॉइंट तो मुझे पता है उसने ए से स्टार्ट करा है, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया। इनिशियल पॉइंट आपको क्या लेना है, तो मैं ए ही लेके चल रहा हूँ। तो इनिशियल पॉइंट ए माना। अब मुझे देखना है 140 सेकेंड्स के बाद वो फाइनली कहाँ पे होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बता सकते हो कि इनिशियल पॉइंट ए है, तो वो 40 सेकेंड्स के बाद कहाँ पे होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकेंड्स होंगे उसके, ए से बी तक 10 सेकेंड्स, फिर बी से सी अगेन, तो सी तक पहुँचते पहुँचते 20 सेकेंड्स, सी से डी पहुँचते 30 सेकेंड्स, डी से 40 सेकेंड्स, मतलब एक राउंड 40 सेकेंड में हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो ए से बी हो जाएगा 50 सेकेंड्स, फिर बी से सी हो जाएगा 60 सेकेंड्स, सी से डी हो जाएगा 70 सेकेंड्स, और डी से हो जाएगा 80 सेकेंड्स। और अगर मैं एक राउंड और लगाऊंगा तो 80 में फिर से प्लस 40 कर दूंगा तो 120 सेकेंड्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 120 सेकेंड्स। अब 120 नहीं, हमें 140 चाहिए। 120, फिर मैं ए से भी बढ़ूंगा तो 10 और ऐड हो जाएगा तो 130 सेकेंड्स, और बी से सी पहुंचूंगा तो 140 सेकेंड्स। मतलब वी कैन से दैट सी मेरा क्या होगा? फाइनल पॉइंट होगा आफ्टर 140 सेकेंड्स। तो इनिशियल पॉइंट मेरा ए हो गया और फाइनल पॉइंट मेरा सी हो गया। अब आप इस न्यूमेरिकल को थोड़ा समझ गए होंगे कि हमने जब फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट किया था तो उसमें भी कुछ ऐसे ही आ रहा था, इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट सी था। अब मैं इसको किससे ज्वाइन कर दूंगा? स्ट्रेट लाइन से। तो शायद आपको फीलिंग आ गई होगी कि इसमें क्या लगने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए सी, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स। हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी, और ए सी को सॉल्व करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ना फर्स्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई करी थी। तो आपको क्लियर होगी वो कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि डेटा सेम ही है 10-10, तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर आएगा 10√2 आएगा। इसका आंसर जो आएगा 10√2 आएगा, जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व करा। तो आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। अब आपको मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, इसी न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस भी निकालना है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये कुछ वेराइटीज़ हैं न्यूमेरिकल्स की जो स्कूल में पूछी जाती हैं। इसके बाद मैं स्पीड पे मूव करूँगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा स्पीड पे होगा, और फिर इसके बाद हम लोग स्पीड डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी, और फिर उस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आज आप इन तीनों न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशन बहुत ईजी है इसकी। तो आई थिंक ये 3 न्यूमेरिकल आपको क्लियर होंगे। इस वाले न्यूमेरिकल में आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, और जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो स्पीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी पे रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।